मैं आपका वहां से ही स्टार्ट करूंगी जहां से मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन दोनों में से कोई भी पोटेंशियल के बारे में अब हम बात कंफर्टेबली कर पाए, कोशिश ये होगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने सारा बता दिया था कि देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, कि या तो कोई चीज इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होके पतली होएगी, या यहां पर रिडक्शन होगा और वो इलेक्ट्रोड जो है थिक होती जाएगी। तो ये सारा कुछ आपने देखा था और मैंने आपको कहा था एक हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप करना पड़ गया कि भाई हमें सारों का, और इसी में थोड़ा कंफ्यूजन बचा हुआ भी था कि क्या बात कर रहे हैं हम। उसी को मैं आगे पकड़ना चाहूंगी कि किसी भी चीज का अगर रिडक्शन हो रहा है तो नोट इट, वो मेरे को नोट करना है। लेकिन अगर किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको जबरदस्ती उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आई वांट टू कंपेयर। क्यों, क्या, वो आज क्लियर होगा कि ऐसा करने का मतलब क्या है। जब हम आज के क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो आज की क्लास लगेगी ये पूरा समझने में कंफर्टेबली। अब अगर स्टैंडर्ड की बात मैं करती हूं तो स्टैंडर्ड के लिए एक सिंबल दे दिया गया, नॉट। थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने शायद डेल्टा एच नॉट, डेल्टा जी नॉट लगाया था। तो जो ये नॉट होता है ना, ये कंडीशंस का स्टैंडर्ड होता है कि आप टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस क्या दे रहे हैं। सो उसके लिए आपको 1 एटमॉस्फेयर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सारी बात लास्ट क्लास में हो गई थी। कैसे एक इलेक्ट्रोड बिहेव करती है, अगर तो हो रहा है उसका, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है, रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर तो हो रहा है उसका रिडक्शन तो वो है 0.0 वोल्ट, जैसे मैंने दे दिया। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए 0 माना, ये मैं आज बता रही हूँ। लास्ट क्लास में हल्की फुल्की बात हुई थी, इसके लिए फिक्स कर लिया एक स्टैंडर्ड, भाई इसको हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। इसको 0 मान लो, तो इसको 0 मान लिया, मतलब ये मेरा हाथ जहां है ये मेरा स्केल है। कुछ इसके ऊपर आएंगे यानी पॉजिटिव, कुछ इसके नीचे आएंगे यानी नेगेटिव। नेगेटिव में वैल्यू कैसे आ सकती, करंट कब से नेगेटिव में हो गया, वोल्टेज कब से नेगेटिव में होगी, ईएमएफ कब से नेगेटिव में हो गया। नेगेटिव मतलब जिनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जबरदस्ती मैंने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया है, मैं उनकी बात कर रही हूं। तो अब अगर मैं देखूं यहां पर, निकल का क्या हुआ है, रिडक्शन, और उसकी वैल्यू क्या, कुछ नेगेटिव में आई। इसका क्या मतलब लोगे आज के बाद, नेगेटिव वैल्यू का एक ही मतलब होगा, ये हुआ तो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन मेरे को जबरदस्ती इसके आगे नेगेटिव साइन लगा के इसको रिड्यूस करना पड़ा। तो अगर ये यूं लिखा है, मतलब एक्चुअल में इसकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, उल्टा। तो जिस दिन तुम ये बात ध्यान रख लेते हो, जिसके आगे भी नेगेटिव साइन लगा हुआ है उसको मेरे को ये मानना है, जिसकी भी पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के आगे नेगेटिव साइन लगा है, उसके लिए एक ही बात माननी है, इसका रिडक्शन नहीं होता, नेगेटिव। टेस्ट नेगेटिव होता है, कोई क्या कहते हैं, किसी वायरस का, किसी बैक्टीरिया का हमें टेस्ट कराया जाता है तो हम नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं ना, मींस वी आर नॉट दैट पॉजिटिव, वी आर नेगेटिव रिगार्डिंग टू दैट थिंग। तो जिसका नेगेटिव है मतलब ये नहीं हो रहा, उसका रिडक्शन नहीं हो रहा, प्रेफरेबली उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब जब दोनों नेगेटिव आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन नेगेटिव का मतलब ये है कि भाई अपनी खुशी से तो नहीं हो रहा था रिड्यूस, तुमने पेपर पे किया है, इसको कॉपी पे लाके किया है। सिमिलरली एक ये ले आई मैं, इसका पॉजिटिव मतलब कुदरती नेचर में फेवरेबली ये क्या होता है, रिडक्शन। खुद ही देख लो, नॉन मेटल है और ये देख लो मेटल है। तो धीरे धीरे ये बात एक्सेप्ट होती जाएगी और इजी लगने लगेगी कि हाँ, एक स्टैंडर्ड मानने में कोई बुराई नहीं। ये कौन सा 11th क्लास में दिया तुमको, 12th में दे रहे हैं तो मान लेंगे। हाँ, थोड़ी देर में इसका क्लैरिटी भी आ जाएगी कि इसकी जरूरत ही क्या पड़ गई थी, क्यों कन्वर्ट किया, वो थोड़ी देर में आपको धीरे धीरे दिखेगा, क्लियर हो रहा है। अब अगर मैं ये बात मान के चलूं, मेरी क्लास में सबको 1 एटमॉस्फेयर, 25 डिग्री या 298 केल्विन और ये सारा पता है, प्लस और माइनस का क्या मतलब, ये लास्ट क्लास के एंड में हुआ था, तो यहीं से पिक करूंगी आपको। अब यहां से अगर मैं पिक करती हूं तो सबसे बड़ी बात, जब मैंने अवेलेबल जितने भी नॉन मेटल्स और मेटल्स थे उनकी ऐसी एक लिस्ट बनाई, मैंने जैसे 3 लिखे, ऐसे मेरे पास 50, 60, 70 इलेक्ट्रोड्स का डिटेल आ गया। किसी के आगे नेगेटिव आया, किसी के आगे पॉजिटिव आया, कैसे आया वो आज की क्लास का एंड है कि ये निकालते कैसे होंगे, निकाला कैसे गया होगा, जब भी निकाला गया होगा कैसे ढूंढते होंगे, वो आज की क्लास का एंड है। लेकिन ढूंढने का रिजल्ट अनुबल और पारस हो गया, अब और नहीं।
सो वो रिजल्ट मेरे को यहां पर मिलता है और मैं 50 इलेक्ट्रोड्स का एक टेबल बनाऊं। सब इलेक्ट्रोड्स का क्या लिख रही हूं मैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन नहीं हो रहा उसका भी रिडक्शन कन्वर्ट करके लिख रही हूं। एक मेरी वैल्यू 0.0 और एक मेरी वैल्यू पॉजिटिव। तो एज पर माय रिक्वेस्ट इन लास्ट क्लास मुझे एनसीईआरटी चाहिए थी, निकालिए और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टेबल होगा वो निकालिए। आज की सारी क्लास में वही चलेगा। आगे की लाइफ में बहुत ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो आपको नहीं पता, अभी बच्चे हो आप लोग। चलिए, अब ये सीरीज खुल गई सबके पास। इस सीरीज में सिर्फ एक चीज देखो, हाइड्रोजन किधर है, 0.0 किधर है। मिल गया सबको? क्योंकि एनसीईआरटी सबके पास है इसीलिए मैं उसी को स्टैंडर्ड मान के चलूंगी। 0 से ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और 0 से नीचे देखना सारे नेगेटिव वाले होंगे। मुझे बताओ सबसे हाई पॉजिटिव वैल्यू गिरिशा किसकी है? सबसे हाई फ्लोरीन। जिसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू है, मतलब वो नेचर में सबसे जल्दी क्या होगा? रिड्यूस। अगर अब धीरे धीरे इसी चीज पे आना चाह रही हूं। सबसे जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है पूरे पीरियोडिक टेबल में तो कौन करता है? फ्लोरीन। नथिंग न्यू, आप फट कह दोगे भाई इसके ऑक्टेट शॉक्टेट पूरा हो रहा है। ये बोलना भी मत, सोचना भी मत। ये एक रीजन गलती से सोच भी मत लेना कि इसीलिए फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता होगा क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 है, बस इसको 8वां चाहिए, फटाक से ले लेगा और वो पूरा कर लेगा। नहीं, ये सोचना भी मत। सबसे नेगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? -3.17 कुछ ऐसी है। चलो -3.15। माइनस मतलब क्या है? ये रिड्यूस नहीं होता था। इसका अगर मैं देखूं तो ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ने वालों में है, ना कि एक्सेप्ट करने वालों में। जिसको भी ये लाइनें नहीं समझ आ रही होंगी, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन देख रही हूं, उससे सिर्फ मैं एक अंदाजा लगाऊंगी कि +1 का भूल गया और उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगी आगे। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग कि मुझे क्या पढ़ाना है। ठीक है, नथिंग टू ब्लेम यू, जस्ट ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरे को मेरी क्लास को आगे कैसे लेके जाना है। लिथियम की वैल्यू ध्यान से सुनना फिर से, अगर माइनस में सबसे ज्यादा है मतलब वो किसी जन्म में रिड्यूस होके राजी नहीं है। -3 मैक्सिमम, वो किसी से भी रिड्यूस नहीं हो सकता, वो कभी रिड्यूस नहीं हो सकता। इसका मतलब वो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता। तो कमाल की बात है सीरीज की, देखिए लिथियम पीरियोडिक टेबल में किधर है बच्चों? फर्स्ट एस ब्लॉक पहला ग्रुप। हाइड्रोजन तो भूल ही जाओ कुछ है। तो पहला एलिमेंट मेरी तो मुलाकात ही लिथियम से हुई। हीलियम वैसे ही किसी काम का नहीं और इधर हाइड्रोजन। लिथियम का साइज सबसे छोटा, चेक एवरीवन। लिथियम के नीचे पहुंचूंगी तो साइज बड़ा होगा। और ये टेबल मेरे को बता रहा है लिथियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कब से भाई? छोटे वाला कभी जल्दी रिलीज करता है? अभी तभी मैंने तुमको कहा फ्लोरीन में सोचना भी मत कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही जल्दी इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। सोचना भी मत। आज आपको आज ये क्वेश्चन मैंने 11th में आप लोगों ने बहुत क्रॉस क्वेश्चन किया था और मैंने रोका था कि 12th में सही टाइम पे बात करेंगे। लिथियम की ये वैल्यू मेरा दिमाग खराब कर रही है इस वक्त कि लिथियम के बजाय सीजियम नहीं होना चाहिए था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला। ये बड़ा, इतना बड़ा सीजियम, उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस इमीडिएटली निकल जाएगा, ज्यादा खर्चा मांगेगा ही नहीं। तो बजाय लिथियम के मैं चैलेंज करती हूँ यहाँ पे सीजियम होना चाहिए था। नहीं है। यही सब आज पढ़ना है कि इस सीरीज से मेरे को क्या क्या और कैसे पता चला और इन सारी वजहों को मैं बता पाई तो +1 के कम से कम 2 मेजर टॉपिक में कर लूंगी। ये लिथियम और सीजियम और जो फ्लोरीन वाला ये पीरियोडिसिटी में कवर होगा। तो वो 2 बड़े टॉपिक आज टारगेट में लेके आई हूं। अब आप समझिए, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, थोड़ी बात इसलिए की कि इसको देखने की आपको आदत पड़ जाए। इसका टॉप मोस्ट पता होना चाहिए, इसका बॉटम मोस्ट पता होना चाहिए, इसका 0.0 पता होना चाहिए। अब सबसे पहला जो मेरे पास यूज है इस सीरीज का, टू फाइंड फीजिबिलिटी ऑफ अ सेल, क्या कोई सेल बनेगा भी। मैंने डन इसलिए लिखा है कि आप +1 में करके आए, बट मैं मान के चल रही हूं हम +1 में नहीं करके आए। फीजिबिलिटी ऑफ सेल मतलब पॉसिबिलिटी कि मेरे पास जिंक और कॉपर खत्म हो गया या मेरे को और पॉसिबिलिटीज देखनी है सेल की, और बेटर मटेरियल और सस्ता मटेरियल और ड्यूरेबल मटेरियल चाहिए। तो क्या कोई और सेल बन सकता है? यस, वो ढूंढते हैं बन सकता है कि नहीं। तो कभी भी आप अगर किसी सेल का
ई नॉट अब क्या होगा? ई नॉट तो मेरे लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था जब मैं इलेक्ट्रोड की बात करती हूँ, बट जब मैं पूरे उस सेल की बात करती हूँ जो लास्ट क्लास में था, उसको उसके पोटेंशियल को ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके ईएमएफ को बोलते हैं ई नॉट ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल का सिंबल है ये। तो यानी सबसे पहले अब हम निकाल रहे हैं सेल का ईएमएफ। अगर सेल का ईएमएफ निकालना है, अब सोचो इस फॉर्मूले पे अगर मैंने अभी आपको टाइम नहीं दिया, आप थोड़ी देर बाद वो बेवकूफियां करेंगे मेरे टेस्ट में भी और अभी क्लास में भी, जो हर बार मैं बताती हूँ करते हैं और हो जाती है आपसे। अगर कोई मेरे को कहे सेल का ईएमएफ क्या होगा, तो सेल का ईएमएफ इन शॉर्ट कैथोड और एनोड का पोटेंशियल एल्जेब्रिक सम कर दो। तो हमने कैथोड एनोड का एल्जेब्रिक सम किया। इसे नोट मत करना, ये मैं बस ऐसी कुछ कोशिश कर रही हूँ, शायद सही पहुंच जाऊं, शायद, क्योंकि अभी जिन लोगों ने थोड़ा और +1 में किया हुआ था, मेरे को लास्ट क्लास में फिर वही वाला डाउट पूछ गए, कुछ एक दो डाउट ज्योति मैम के थे, तब मुझे लगा कि ये फिर मेरे को वापस ऐसे ही लाना पड़ेगा। एल्जेब्रिक सम कर दो दोनों के पोटेंशियल का। इस पे क्या होता है? रिडक्शन। इस पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिस पे रिडक्शन होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। बट इस टेबल में सबका क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम लाओगे उसका क्या करना पड़ेगा? माइनस तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ने दे दिया कि बेटा देंगे तो रिडक्शन पोटेंशियली, मतलब लॉजिकली देना तो यही चाहिए। तो इसका मतलब ज्यादातर केसेस में मेरे को एनोड की वैल्यू के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो वो माइनस इधर आ गया, क्यों ना ये फॉर्मूला ही मैं ऐसे याद कर लूं। और उसमें एक शर्त आ गई, फिर इस फॉर्मूले में एक शर्त आ गई, आप जो पोटेंशियल वैल्यूज इसके अंदर पुट करोगे वो रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट करोगे। अभी थोड़ी देर में आधी से ज्यादा क्लास का पहली गलती और पहला सवाल आने वाला है, मैम एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर हम इस पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं? एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसकी हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही पुट कर रहे हैं, आगे माइनस लगा के उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से वैल्यू गिवन ही रिडक्शन पोटेंशियल की होगी। आई एम नॉट अलाउड टू गिव यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, दोनों पे रिडक्शन नहीं हो रहा बच्चों, हो तो एक पे रिडक्शन रहा है एक पे ऑक्सीडेशन रहा है। तो आपको फॉर्मूला मैं ये देती और हर बार आपको क्या करना पड़ता? आपको हर बार पहले सोचते एनोड है, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन वैल्यू तो माइनस में दे रखी है। तो पहले तो रिडक्शन पोटेंशियल को आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते और फिर उसको यहां पुट करते, फिर फॉर्मूला निकालते, कुछ कुछ घौच पौच कर देते। इसीलिए ये बात मान लीजिएगा, धीरे धीरे आपको भी क्वेश्चंस में और क्लैरिटी आ जाएगी कि मैंने यहां पर माइनस साइन जो लगाया उसका एक ही मकसद है, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर उस पे भी रिडक्शन होता तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी। ऑन पेपर दोनों पे, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पे रिडक्शन हो रहा है, हो एक पे रिडक्शन रहा है एक पे ऑक्सीडेशन, बट मेरी मजबूरी है, मेरे को इस टेबल में वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की दी है। तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका आगे माइनस लगा के पुट करेंगे, ठीक है, फेयर, मतलब दोनों में से जो बात आपको पसंद आए आप कर लीजिए। पुट आपको जो वैल्यू दे रखी होगी वो ही करनी पड़ेगी। अब अगलों ने वैल्यू ही इसके आगे माइनस लगा के दी हुई है तो आप वैसे भी माइनस लाओगे वैसे भी माइनस लाओगे। तो ये मेरे पास आ गया सेल का ईएमएफ निकालने का तरीका। अब यहां पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड की जगह मेरे को लिखना चाहिए था स्टूपिड मिस्टेक्स। आप क्या क्या करेंगे इसके अंदर, पहले मैंने उसकी लिस्ट देनी है आपको, फिर क्वेश्चंस कराऊंगी। 11th में मैं ऐसे नहीं पढ़ाती, मैं स्टूपिड मिस्टेक्स करवाती हूँ उसके बाद। तो अब तो क्योंकि हम 12th में, तो पहले ही बता दूं आप किस जोन में गलतियां करेंगे। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इज सिंपल बच्चों, हमारा टारगेट ये है तुमसे गलती कराने का। जो ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने आपको दिया वो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के लिए। ये बात सुनने में जितनी आसान है, मेरे को एक एग्जांपल देना पड़ेगा ताकि आप समझ सको। मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रोड दी निकल, देखिए इलेक्ट्रोड का नोटेशन अलग से नहीं बताया, मैं मान रही हूँ धीरे धीरे पकड़ लोगे। ई नॉट, नॉट का मतलब तो वो टेम्परेचर प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशंस है। ये हर बार चेक करना बच्चों, रिडक्शन है, राइट, रिडक्शन है और उसका ई नॉट ये दे दिया, ठीक है, मेटल है अक्सर उसका माइनस ही होता है।
तो x माइनस एक्स वोल्ट दे दिया रिडक्शन पोटेंशियल। फिर देखना मैग्नीशियम का क्या दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। गलती नंबर 1, मैं नहीं दूंगी रिडक्शन पोटेंशियल आपको, क्योंकि आप जो याद करके आए मेरे को तो उसी को ही टेढ़ा करना है, आपका उसी को परेशान करना है। ये मैंने दिया आपको कौन सा पोटेंशियल बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब अगर मैं आपको यहां पर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रही हूं, एक आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रही हूं, आपको बता दिया मैंने कौन सी कैथोड है कौन सी एनोड है, आप ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक्स और वाई देने का मतलब क्या है, यहां पर से दोनों ही एक्स लिख दिए मैंने, इट इज नॉट पॉसिबल, एक एक्स है तो एक वाई है। यहां मैंने आपको सोचने का मौका ही नहीं दे रही कौन सी कैथोड कौन सी एनोड, बात ही नहीं कर रही, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने ही क्वेश्चन में दे दिया कौन सी कैथोड है कौन सी एनोड है। अब आप कैथोड के पोटेंशियल की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे जल्दबाजी में, और एनोड के पोटेंशियल की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे। और आपने सॉल्यूशन के टेस्ट में भी देख लिया होगा, आप माइंड सेट से आते हो इसमें तो यही पूछा होगा। बहुत बच्चों ने आज देखा है कि आपका माइंडसेट ही चैलेंज होता है, आप सोचते हो हमने कॉम्पोजिशन सॉल्यूशन फेज में पूछी, जबकि पूछ डिस्टिलेट में यानी वेपर फेज में रखी है। वो माइंडसेट होता है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपने उसके किए हुए होते हैं। तो जब आप इस जगह आओगे तो आपको वो फॉर्मूले में इस्तेमाल करने से पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल में। y के आगे आपको पहले माइनस करना होगा। जब आप y के आगे माइनस कर दोगे उसके बाद ई नॉट सेल निकालना होगा। इन दोनों में से जो कैथोड होगी जो एनोड होगी उनकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू देयर साइंस आप पुट करेंगे। दोनों नेगेटिव आए तो फैल मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में दोनों की जेन्युइन वैल्यूज आप पुट करेंगे। दोनों की ही नेगेटिव है, यस, क्या प्रॉब्लम है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। आप देख लो, मैं दो मेटल के बीच सेल बनाऊंगी तो दोनों की नेगेटिव होगी वैल्यू, व्हाट्स द बिग डील। तो ऐसा मत सोचना एक की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी एक की नेगेटिव होगी, नहीं, वो भी धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो क्या हम ई नॉट सेल में निकालने में अब ये गलती पकड़ लेंगे कि दे रखा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके फिर फॉर्मूले में पुट करना है, डन। अभी एक दो क्वेश्चंस कराऊंगी जो डीपीपी लास्ट क्लास में दी थी आपको उससे। दूसरी गलती या दूसरा पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे ज्यादा मिस्टेक दूसरे नंबर पे मुझे क्या मिलती है, आप हर क्वेश्चन को सही इमेजिन करके ले आते हो। मैंने क्वेश्चन उल्टा दिया लेकिन आप उस क्वेश्चन को सीधा कर दोगे तो क्वेश्चन तो गलत कर दिया आपने। मैं आपसे पूछती हूं अगर इस सेल का ईएमएफ निकालो, आप पहले ही कह दोगे मैम कॉपर थोड़ी राइट हैंड साइड इस साइड पे था लेफ्ट पे, ये जिंक और कॉपर वाले में तो पता है जिंक एनोड बनाती है और कॉपर कैथोड बनाती है, ये तो सबसे ज्यादा डेनियल सेल लास्ट क्लास में इतना चला है। डोंट करेक्ट मी, इट इज माय क्वेश्चन। आपको पता है और दिख रहा है वैल्यू से कि मैंने उल्टा किया, मैंने तो दिख ही रहा है बता के उल्टा किया है। डोंट चेंज माय क्वेश्चन, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है क्या ये सेल पॉसिबल है, मेरा क्वेश्चन है इसका ईएमएफ निकालो। आप क्या करोगे, कॉपर की वैल्यू दे रखी है, चलो कॉपर जिंक तो बड़ा जाना पहचाना केस है, मैंने निकल कैडमियम दे दिया। आप क्या करोगे, निकल की वैल्यू दे रखी है, कैडमियम की वैल्यू दे रखी है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगी किस पे ऑक्सीडेशन होता है किस पे रिडक्शन, आपको सही ढूंढना सिखाऊंगी, इसलिए बाद में सिखाती हूँ ये कराने के बाद। आप तो क्या करोगे, जिसको कैथोड बनना चाहिए उसको कैथोड बनाओगे, जिसको एनोड बनना चाहिए उसको एनोड बनाओगे और ईएमएफ दे दोगे, विदाउट सेइंग भाई मैंने वो नहीं किया, मैंने तो अपनी मर्जी से इसको कैथोड बनाया। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन दिया है प्लीज फॉलो एनोड एंड कैथोड एज पर द स्टैंडर्ड नोटेशन गिवन इन योर क्वेश्चन, डोंट अप्लाई योर माइंड। मैंने अगर कह रखा है कॉपर की चम्मच से मैं जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन घोल सकती हूं कि नहीं, तो तुम जिंक की चम्मच से कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन नहीं घोलोगे, उल्टा नहीं करोगे, मेरी चॉइस है क्वेश्चन देने की। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसका सेल इस सेल का ईएमएफ निकालो, तुम्हारी मजबूरी है, तुमको एनोड किसको मानना पड़ेगा, इसको, कैथोड किसको मानना पड़ेगा, इसको, और उसके बाद ई नॉट सेल निकालोगे, इसका ई नॉट सेल आएगा नेगेटिव। जब भी ई नॉट सेल नेगेटिव आए सेल उल्टा है, नॉट फीजेबल। अगर तुमने सही पुट कर दी वैल्यूज फिर तो किसी का ईएमएफ तुम नेगेटिव ही नहीं लाओगे, मेरा तो क्वेश्चन ही खराब, मैंने तो पूछना ही यही था किस किस कौन कौन से कॉम्बिनेशन सेल के गलत हैं, कौन सा सेल बन नहीं सकता, किसका ईएमएफ नेगेटिव है, वगैरह वगैरह। तो सेल का ईएमएफ नेगेटिव तब आता है जब तुम हमारे क्वेश्चन का रिस्पेक्ट करो। दिमाग लगा लिया कैथोड तो ये होनी चाहिए थी,
तुम कभी सेल का ईएमएफ नेगेटिव फेस ही नहीं करोगे, मेरा क्वेश्चन फोर्स करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि फॉलो, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, एंड नॉट फ्रॉम टुडे, सिंस 10 to 12 years। ये इसीलिए अब मेरे लेक्चर का वे इस तरह से हुआ है, 10-12 साल से हम एक ही चीज देख रहे हैं। 2-3 साल से फिर मैंने इस तरह से पॉइंट बनाने शुरू कर दिए, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, और आपके लिए तो बनता है जो मेरे से मिस्टेक होंगी वो यही होंगी बस। तो ये एक समझ आई बात। अब तीसरे पॉइंट में आती हूं मैं, एक और गलती इसी से रिलेटेड है, तीसरा बना दिया इसको, आप सेल नोटेशन को अपनी मर्जी से छेड़ोगे नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहती हूं आपको निकल के स्पेक्यूला को क्या मैं कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन स्टेयर करने के लिए यूज कर सकती हूँ, पहचानो, इसमें सेल स्टैंडर्ड नोटेशन में तो नहीं दे रखा, लेकिन इसमें रिएक्टेंट दे रखे हैं। किसका स्पेक्यूला यूज कर रही हूं? निकल का। किस सॉल्यूशन को स्टेयर करने के लिए यूज कर रही हूँ? कॉपर की। सल्फेट तो लास्ट क्लास जिसने भी लगाई उसको पता है स्पेक्टेटर आयन का काम कर रहा है। तो निकल और कॉपर 2+ का अगर रिएक्शन होगा, अभी से मैं क्लेम नहीं कर रही, अगर रिएक्शन होगा तो यही होगा। अगर सेल बन पाता है इन दोनों में तो यही बनेगा। आपको ई नॉट वैल्यूज दे रखी होंगी, आप उसका ई नॉट सेल निकालोगे और देखोगे भाई इसका ई नॉट सेल तो नेगेटिव आ गया, मतलब क्या है? सेल नहीं बन रहा इनमें, सेल नहीं। ध्यान यही रखना बच्चों, आज का टेस्ट इन्हीं क्वेश्चन से भरा हुआ है। सेल ना बनने का मतलब क्या है? रिएक्ट नहीं कर रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे तो यस, मैं ये स्पेक्यूला यूज कर सकती हूँ। गलती कहां होती है? दूसरे स्टेप पे। आपने मान भी लिया कि इतनी बार मैम ने बोल दिया है अब तो हम याद रखेंगे। आपने मान लिया कि जो क्वेश्चन में दिया रिएक्टेंट उससे ढूंढो और देखो, ई नॉट सेल निकालो, सेल नहीं बन सकता और ऑप्शन में दे रखा होगा और नो टिक कर लोगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या मैं इस चम्मच को इस्तेमाल कर सकती हूँ? यस, क्योंकि वो चम्मच रिएक्ट नहीं कर रही। मैंने आपसे ईएमएफ नहीं पूछा, मैंने आपसे ये नहीं पूछा सेल बनेगा कि नहीं, मैंने आपसे पूछा है क्या मैं निकल के पॉट में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टोर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो जी, आपस में रिएक्ट ही नहीं करेंगे। आपका जवाब वहां रुक जाता है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, सेल नहीं बनेगा, नो पे टिक कर दो और आंसर होता है यस। तो एक ये मिस्टेक होती है, और इसी में एक तो ये मिस्टेक है ही, प्लस अगर आपने अपनी मर्जी से ये उल्टा कर दिया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉपर के स्पेक्यूला को निकल सल्फेट के लिए यूज करना, विच इज नॉट माई क्वेश्चन एट ऑल, मेरा सवाल ही नहीं है। तो जिसका स्पेक्यूला है वो, या पॉट है वो, आप इस तरह से लिखोगे, जिसकी सोल्यूशन है उसको आप आयंस में लिखोगे। आपका दिल, आपकी अंतरात्मा और आपका ई नॉट वैल्यूज दिखा रहा है आपको भाई निकल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तुम्हारा सिर दर्द नहीं है, मैंने क्वेश्चन दिया है। बाद में आ जाएगा कि सेल ही नहीं बन सकता, क्या बना के दे दिया बेवकूफी, रिएक्शन हो ही नहीं सकता। यस, कर लो स्टोर। तो ये गलतियां समझ पाए हम लोग, थोड़ी थोड़ी करेंगे तब असली समझ आएगा। ये तो मैं बचना चाह रही हूँ कि गलतियां कम हो। अगर कोई स्टैंडर्ड सेल नोटेशन नहीं दे रखा, कोई तुमको स्पेक्यूला बर्तन भांडा कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं कंडीशन दे रखी, तुमसे सिर्फ एक चीज पूछी है, इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रोड्स की लिस्ट दे दी 3 4 5 की, या 2 ही इलेक्ट्रोड्स दे दी, भाई एक इलेक्ट्रोड है ये वाली, एक है ये वाली, अगर हम इनका सेल बनाएं तो उसका ईएमएफ कितना होगा? सही सेल बनाओगे आप, क्योंकि बोल ही दिया अगर हम इसका सेल बनाएं तो आप किसको कैथोड चुनोगे। ये पॉइंट मैं बाद में क्यों बताती हूँ, अगर पहले बता दूं किसको कैथोड चुनोगे तुम ऊपर में सारी अपनी वो सही कैथोड चुन के आओगे, जबकि क्वेश्चन तो मैंने गलत दिया। इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोड्स अगर देते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज से हम डिसाइड करेंगे कौन सी कैथोड कौन सी एनोड, जो वैल्यूज गिवन है। कैसे? आगे आ रहे हैं। ये छोटी छोटी 4 गलतियां, एक और मिलेगी, मेरे अंदाजे से 5 है। ये गलतियां आपसे अगर नहीं हुई तो मेरे +1 के रेडॉक्स का कम से कम आधा पार्ट हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे तो आप लोगों को से उतनी गलती नहीं होगी, बैलेंसिंग आती नहीं, बचा क्या? अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन रिडॉक्स में क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन, रिडॉक्स क्या होता है पहचानना, डिस्प्रोपोर्शनेशन किसको कहते हैं, वो सारे अब आ जाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद सीधे बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद हम सेल पे आते थे। तो आप ये सोचिए इस चैप्टर में कुछ ना कुछ बहाने से ढूंढ ढांड के मैं पूरा रिडॉक्स कराऊंगी लाइक एवरी ईयर। और इस चैप्टर का जब भी टेस्ट होगा उसमें रिडॉक्स के अलग से लेबल करके 5 या 8 क्वेश्चन अलग से दूंगी,
कि +1 का एक चैप्टर तुम्हारे हाथ में आ जाए पूरा। आई विल डेडिकेट टाइम डेफिनेटली, बिना उसके नहीं। सो अब आपके पास ये 4 गलतियां अगर हो गई हो नोट डाउन, जिन लोगों का पेन चल रहा है उनके लिए रुकी हुई हूं, तो आगे एक और पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड मेरा अंदाजा है मिलना चाहिए। यस है। कुछ रह गया हो नोट करना तो मुझे बता दीजिएगा। ये तो मेरी डीपीपी रह गया पीछे का। ओके, ये सबसे ज्यादा कीमती है पार्ट। ये मतलब अभी इस चैप्टर में चलेगा ये चैप्टर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक सेल, दूसरा हिस्सा आएगा आपके पास कंडक्टिविटी। ये फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज किया है किसी ने? लैब में पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज कितने लोगों ने नहीं किया? काफी तादाद है। ओफो, कब करना है? मतलब कब कराते हैं? 12th के बाद कराते हैं स्कूल वाले? गए नहीं यार, पोटेंशियोमीटर करो। बड़ा ही प्यारा प्रैक्टिकल, एक ही तो ढंग का प्रैक्टिकल है। जिसको फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी उसको भी आज तक पोटेंशियोमीटर याद है अपनी 12वीं का। हाँ, कौन से वाला? पिंक वाला रूह अफ़ज़ा। सबसे ज्यादा मीम अगर बनते हैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के तो वो पिंक कलर के ही बनते हैं, कि मैं पिंक कलर का रूह अफ़ज़ा बाहर वाले से ले लिया और डाल के ले गया अपना। देना ही तो था, पिंक कलर ही तो दिखाना था, बट उसको नहीं पता सामने जो खड़ा है वो ये सब करके ही आया है। तो कहा, बेटा इसका पिंक कलर नीचे क्यों बैठ गया? रूह अफ़ज़ा भारी है ना, तो नीचे बैठ जा। तो कहा, पी जा इसको। पानी में रूह अफ़ज़ा है तो पीना ही पड़ा उसको, कि कुछ नहीं होगा। तो नीचे बैठा दिया पिंक कलर। तो ये तो खैर हमने भी बहुत किया हुआ है, कुछ और पिंक कलर का डाल डाल के दिखा दिखा के, क्योंकि छुट्टी चाहिए होती थी बस। चलिए, ये मेरी डीपीपी में आपको पहला या दूसरा ही क्वेश्चन मिल जाएगा। ये मतलब इस चैप्टर में अगर कोई नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप गलत करोगे ना, बहुत सिंपल, तो वो ये करोगे, ई नॉट वैल्यू का कोई लेना नहीं देना नहीं है बैलेंसिंग से। आप पे ये बात नहीं याद रहती। ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसके अंदर मैंने आपको कहा कुछ स्टैंडर्ड है। वो नॉट का क्या मतलब था? टेम्परेचर, प्रेशर। एक और चीज मतलब था जो अब बताऊंगी, कॉन्सेंट्रेशन। वो जो नॉट होता है ना, जो हम लगाते हैं ई नॉट, उसका एक मतलब और है। उस नॉट में आप एक तो देते हो 25 डिग्री टेम्परेचर, और प्रेशर कितना? 1 atm, और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। जब कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है 1 मोलर, तो हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, मल्टीप्लाइड बाय हाफ करो, 4 करो, 5 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसका जो ईएमएफ होगा इसका भी सेम होगा। सेम गोज फॉर इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोड्स। अब कहीं आप इसको इंटू 2 ना कर ले, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जिसने किया हुआ है 11th में, वो तो सबसे पहले एंथैल्पी वाला पॉइंट लगा देगा, इंटू 2 इसको भी करो। वो थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड करती थी मैटर कितना लिया। जितना ज्यादा मैटर उतनी हीट ज्यादा, उतनी इंटरनल एनर्जी ज्यादा, उतना ही गिब्स एनर्जी चेंज ज्यादा, कम, वटेवर। यहां कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब हम थर्मो में इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स लिखवा रहे थे, हमने मोलारिटी तक ही रुके थे। उस वक्त इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देती तो दिक्कत होती, तो उस वक्त हम मजबूरी थी, नहीं बोल सकते थे। अब हमें आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का ईएमएफ इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ई नॉट। ठीक है, इफ आई एम, मतलब जो भी है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता। यानी दिस नॉट फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1 मोलर। अगर ये नॉट हट जाए तो बात थोड़ी अलग होगी, तो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं डिसाइड करते, क्योंकि बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैज नथिंग टू डू विद कॉन्सेंट्रेशन टेकन। ये ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, ये तो सिर्फ ये है कि इसके 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेंगे। आपने कॉन्सेंट्रेशन ले रखी है 0.5 मोल, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और बैलेंसिंग होती है उसका कोई लेना देना नहीं है कॉन्सेंट्रेशन से। तो अगर मैं कहीं, आप ये मतलब कंफ्यूज ना हो जाएं, अगर मैं ये ना भी लू ना, तो भी ये इंटेंसिव है। वो तो चलो मेरे को बताने का मौका मिल गया कि नॉट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर है, भूल जाओ उस बात को, नहीं बताई जैसे। अगर नॉट नहीं भी है तो भी ईएमएफ ऑफ सेल, जो हमारा अब टॉपिक है अगला, नर्स्ट इक्वेशन की, अगर मेरे को किसी सेल की 1.1 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट चाहिए तो क्या करूं? कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, वो आपका 12th का पार्ट है। बट अभी बता दूं, ई, नॉट ओनली ई नॉट, ई इज ऑल्सो इंटेंसिव।
ये भी इंटेंसिव है। पोटेंशियल कभी भी कंसंट्रेशन, कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक पे डिपेंड नहीं करता। सिक्स्थ एंड लास्ट, जो थोड़ा सा पिछले साल और इसका अब हम एंड करेंगे मिला के। सिक्स्थ मिस्टेक वी आर गोइंग टू डू, जब सेल इक्विलिब्रियम में, लास्ट क्लास में बता चुकी हूं सेल इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है। क्यों शिखर, क्या मतलब है सेल के इक्विलिब्रियम होने का? सॉरी, जीरो होगा। क्या चीज जीरो होगी? करेक्ट, पूरे सेल का ई नॉट जीरो होगा, या और सिंपल भाषा में बोलूं तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। दोनों कंटेनर्स में क्या हो रहा होगा इक्विलिब्रियम के वक्त? या मैं कह दूं बाहर से देखने वाले के लिए नो चेंज, ना तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ना कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको यहां तक आना पड़ेगा। आप ये बोल के जान नहीं छुड़ा पाओगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब है वो जीरो हो जाएगा। दिस इज हाईली सुपरफिशियल। और अगर आपने एनसीईआरटी पकड़ी हुई है, पहला पेज देखिए इस चैप्टर का। ये मैं क्यों दिखा रही हूं, काफी काफी पॉपुलर पेज है ये। आप देखिए अगलो ने 3 डायग्राम दिए हैं, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा, कम और इक्वल। और जहां अगलो ने इक्वल लिखा है, पढ़िए वहां क्या लिखा है कि एक्सटर्नल वोल्टेज भी 1.1 हुई। पढ़ो, शेयर करो बुक्स अगर नहीं है तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट लिखा है फर्स्ट पॉइंट डायग्राम के साइड में है, पारस आप लोगों के पास। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? नो केमिकल रिएक्शन। आप ये नहीं बोल सकते शिखर कि जितना इधर से इधर हो रहा होगा उतना इधर से इधर नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट की तारों में से कॉपर नहीं आ रहा, उसमें से सल्फेट कॉपर या जिंक नहीं आ रहा डिपॉजिट होने, या उसके उस पतली सी इलेक्ट्रोड को फिर मोटा करने। रिवर्स का मतलब ये नहीं है कि लिटरली रिवर्स। आप सोचिए अंदर वाले सेल में अगर मैं कह रही हूं जिंक की इलेक्ट्रोड पे जितने जिंक गिर रहे थे उतने ही बाहर से जिंक आ रहे हैं, नो वे पॉसिबल। तारें ये नहीं कर रही, इलेक्ट्रिकल वायर जिंक नहीं पहुंचा रही। ये एक बहुत बड़ी गलती हमसे होती है जब हम डायग्राम्स के साइड में लिखी इंफॉर्मेशन पढ़ने में लैक करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में ही बात की थी, बच्चों ये देखना जरूर, नो रिएक्शन लिखना। गलती से भी ये मत कहना जो अभी बात हुई कि कैथोड जो थी उसमें जितना कैथोड वाला रिएक्शन हो रहा था उतना ही एनोड वाला हो जाएगा। मतलब जितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है उतना ही डिप्लीट होना शुरू होगा। काश ऐसा होता तो ये सेल चार्जेबल होता, फिर तो मैं चार्ज करती और यही चार्जेबल सेल डिस्कवरी का नतीजा, यहीं से आई वो। लेकिन ये जो सेल आप पढ़ रहे हो अभी देख रहे हो ये चार्जेबल नहीं है। अगर मैं उल्टा कर पाती हूँ तभी तो चार्जेबल है, और अगले हमारा सेक्शन ही चार्जेबल वाला आ जाएगा कि चार्जेबल सेल कैसे काम करते हैं। वो ऐसे काम करते हैं, चाहे वो मेरी कार बैटरी है, चाहे इन्वर्टर बैटरी है, चाहे फोन बैटरी है, डिजिटल कैमरा बैटरी है, सारी बैटरीज, इवन घड़ियों के सेल भी पढ़ने हैं मेरे को, पतले से छोटे से जो मरकरी सेल आते हैं, हियरिंग एड्स के सेल, सब चार्जेबल हैं। अगर जो भी चार्जेबल है वहां आएगी ये बात। ये बात ध्यान रखना, काश इसमें रिवर्स हो सकता होता तो ये वाले मोटे वाले सेल्स भी चार्जेबल होते। तो गलती से भी वो लिखा था, वो कितना कॉन्सेप्ट बदल गया एक जरा सी बात से। अब तक हम सोचते हैं इक्विलिब्रियम मतलब दोनों साइड में हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों साइड में बराबर करंट जा रहा है। जिंक और कॉपर का कुछ नहीं हो रहा, स्टॉप, रिएक्शन रुक गया। ठीक है, चलिए। तो अब जब मैं यहां आती हूं आखिरी गलती पे, इक्विलिब्रियम के मतलब ये है जी ये तो जीरो होगा। जैसे ई नॉट सेल जीरो हुआ, और ये थर्मोडायनेमिक्स से, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स +1 में बात करते थे एक ही बात करते थे, 12th में एक ही चीज लेके जानी है, डेल्टा जी जीरो फॉर इक्विलिब्रियम। हर जगह डेल्टा जी की बात करेंगे। तो जब भी इक्विलिब्रियम आता है इसकी तो शर्त वैसे ही है, जीरो हो जाता है। व्हाट अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के? अगर मैं तुम्हारे सामने कोई सेल रिएक्शन ले आती हूं, फॉर एग्जाम्पल ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। कोई मेरे को कहे कि इक्विलिब्रियम आ गया जी, आ गया, इसका के क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं इसमें, आप मेरे को इसमें कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चेंज करना है, बट मैं नहीं कर रही हूँ। मान्या, कोई चेंज? आकृति, अनन्या, कुछ? गुरबानी, विनीता, कुछ चेंज? ये मेटल है, दिस इज
मेटल, दिस इज ऑल्सो मेटल। जो सॉलिड वाले हैं उन्हें उड़ा दीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जीरो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो एक कांस्टेंट है और जो उस वक्त इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसका रेशो होगा। तो जीरो जीरो के फ्लो में ना सारा जीरो ना कर जाए आप कि भाई इक्विलिब्रियम में तो ई नॉट सेल भी जीरो होता है, डेल्टा जी भी जीरो होता है, तो पक्का के भी जीरो होगा। बिना सोचे समझे मत करें। के विल नॉट बी जीरो, क्योंकि वो क्या है एक बार सोच के देखो। नोटेड दिस 6 पॉइंट। आगे चल सकते हैं। सो ये थी गलतियां। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे मुझे पता चले, मतलब एप्लीकेशन मेरी ऐसे ही आती जाएगी। तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ सीरीज वाला एनसीईआरटी हर टेबल पे एटलीस्ट एक या दो जो भी हो, आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े वो मांगने के लिए। तो प्रज्वल आपके पास है एनसीईआरटी? गुड। सानवी आपके पास है? चलो, तो फिर जो पीछे बैठे हुए अगर उन सबके पास है, कहीं दिक्कत नहीं है तो मेरे लिए और इजी हो जाएगा। एक बार देख लेना स्टैंडर्ड नोटेशन, क्योंकि अब मेरे को क्वेश्चन स्टार्ट कराने हैं। इसको नोट करने की जरूरत नहीं, एक बार देखो कुछ डिफरेंट है क्या लास्ट क्लास से। अर्जुन, एनीथिंग डिफरेंट इन दी स्टैंडर्ड नोटेशन? ऊपर वाले दो में या तीनों में? क्या तीनों सही है या कुछ एनीथिंग इफ यू फाइंड डिफरेंट तो मैं डिस्कस करूं। बस ग्रेफाइट अगर बजाय प्लैटिनम के, ग्रेफाइट की मैं ले लूं इलेक्ट्रोड बजाय प्लैटिनम के, तो कार्बन सॉलिड। क्योंकि जो मैंने आपको कहा था जो मोटे वाला सेल आता है तोड़ के देखना, उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोड वो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड होती है। अगर आप वो देखें इतनी स्लिपरी होती है, अगर आपने कभी उस इलेक्ट्रोड को निकाल के तोड़ के पीस के देखा, इट इज हाईली स्लिपरी। मतलब इतना अच्छा वो क्रिस्टल होता है। ठीक है रंग काला होता है उसका, लेकिन इतना अच्छा क्रिस्टल अगर आप उसको पीसें, आप अपने हाथ में ले, तो आपको पता चलेगा वो कितना स्लिपरी है। जो लेयर्ड स्ट्रक्चर, स्लिपरी स्ट्रक्चर आप ग्रेफाइट का पढ़ते हैं आपको पता चलेगा। इट इज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। कई जगहों पे मेरे को सॉलिड लुब्रिकेंट चाहिए होता है तो ये भी यूज किया जा सकता है बिकॉज इट इज स्लिपरी। तो ये वो इलेक्ट्रोड है। बस यही सारी चीजें दिखाने के लिए लिखा है। पहले वाले में कुछ जैसे इसमें आपने फट फट ऑब्जर्व कर लिया कि क्यों लिखा होगा मैंने। पहले वाले में कुछ दिख रहा है प्रभनूर? कॉपर तो था, पहले भी था। नहीं, कॉपर के बाद प्लेटिनम तो जरूरत ही नहीं है। सॉलिड की तो, मेटल की तो इलेक्ट्रोड बन जाती है। प्लेटिनम तो मुझे गैसेस में इस्तेमाल या लिक्विड में करना पड़े। यह हाइड्रोजन गैस है, प्लेटिनम ले लिया, क्या दिक्कत है? मैंने 2H स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लिखा है। जो लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। लास्ट क्लास में नहीं लिखा था, लास्ट क्लास में हाइड्रोजन लाई ही नहीं थी। लास्ट क्लास में तो मैंने हाइड्रोजन यूज ही नहीं किया था। बस वो दिखा रही हूं कि कई बार स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आए तो उसका बुरा मत मानिएगा, उसको कुछ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगलों ने बता दिया 2H से 2 प्रोटॉन बनेंगे। तीसरे में देखिए कुछ मैं दिखाना चाह रही हूँ। आई डोंट थिंक कुछ ऐसा है। क्यों लिखा है मैंने? अच्छा, मैंने क्यों लिखा होगा ये, इसमें क्या डिफरेंट है? अच्छा, H2 को मैंने ब्रैकेट में लिखा है बस, कि कई बार ये लाइन ना मिलके ब्रैकेट भी मिल सकता है। क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशंस पर बहुत सारे कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकते हैं। तो कभी कभार गैस और प्लेटिनम के बीच, क्योंकि ये सेपरेटेड नहीं है ना, ये एक ही जगह है, इस लाइन के बजाय ब्रैकेट भी मिल सकता है। बी प्रिपेयर्ड। तो इतने छोटे छोटे चेंजेस पे ध्यान देना, बस इसीलिए शायद लिखा है मैंने ये। यस, याद आ गया मुझे भी। ये सिर्फ जेई नीट का भी मैं जब कराऊंगी इस टॉपिक को खत्म होने के बाद, आज नहीं अभी एक क्लास लगेगी, तो मुझे कुछ ऐसे केसेस एक दो लाने पड़ेंगे, तो वो लिस्ट में यही बन गई कि कभी आपको ऐसी कोई स्टैंडर्ड नोटेशन इलेक्ट्रोड की या सेल की मिले, इसका क्या मतलब है। सेम कंटेनर में अगर दो आयंस हैं एक ही के, आयरन की टेंडेंसी है वो दोनों में एग्जिस्ट करता है, Fe2+ Fe3+। उसकी टेंडेंसी है, निकल की टेंडेंसी है, बहुत से एलिमेंट्स की टेंडेंसी है जो एक साथ दो ऑक्सीडेशन स्टेट में इक्वली स्टेबल होते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर कभी आपको ऐसा सेल मिले जिसमें दो आयंस एक ही फेज लिक्विड फेज में मौजूद हैं, तो उनको कॉमा से दिखाया जाता है। और ऐसा मिलेगा कहां, अभी सोचना मत, मिलेगा ऐसा इसी चैप्टर में मिलेगा। सो ये भी आपके लिए फॉर
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काम आएगा और हम करेंगे भी, क्लास में डीपीपी में भी होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी थी। अब हो सके तो डीपीपी निकाल लीजिए, पहली एप्लीकेशन करते हैं। नोट करना है, पहले नोट कर लो जी। तीनों एक जैसे हैं, हाँ जी। बताओ सेकंड का आंसर। प्लस में कि माइनस में? +0.71। ओके, थर्ड और फोर्थ भी दे दो, आगे चले। किसका? थर्ड का माइनस। अरे अच्छा, आयोड क्वेश्चन थर्ड में तुम्हें सेल नोटेशन नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, फिर तुम्हारा माइनस में क्यों आ रहा है? प्लस में आना चाहिए। तुम सही कैथोड, अच्छा चलो जी, ये क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, समझ गई। माय मिस्टेक, मैं अपने पे लूंगी भाई, ये तो मेरी मिस्टेक है। मैंने अभी तक कैथोड एनोड चूज करना नहीं बताया। हाँ नहीं 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 बताया, हमने नहीं किया ना अब तक, मुझे पता है, लेकिन अब सुनो भाई एवरीवन। थर्ड क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक एप्लीकेशन पे और लेके जाना चाहूंगी, और वो एप्लीकेशन मेरी लिस्ट में शायद आगे है, पता नहीं किधर है। नहीं है। कैथोड एनोड कैसे चूज करते हैं वो समझिए पहले। वो डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि फिजिबिलिटी आ गई। आपको अब टेबल आपके पास है सारी वैल्यूज का, और ये वैल्यूज किसकी हैं बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी हाई है, उसका क्या मतलब है? उतनी ही ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी टू रिड्यूस इटसेल्फ। खुद अपने आप रिड्यूस होने की इच्छा ज्यादा थी, तभी वैल्यू ज्यादा थी। आपने देखा प्लस वाले सारे वही थे। लेकिन अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है, उसकी खुद की टेंडेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर वन रिड्यूस होने की, तो वो क्या बनाएगा? रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे। रेड कैट से हम ये समझते हैं। तो ऑटोमेटिकली जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या बनेगा? एनोड। तो मेरे पास डिसाइड करने का क्राइटेरिया आ गया कैथोड एनोड एस से। अब ये क्वेश्चन सबसे अच्छा इसीलिए है शुरुआत करने के लिए, कि आपको मैंने वही वाली गलती करानी है, वही दिखा दिया। आप कैसे खुद चूज नहीं करोगे? इसमें तो मैंने कुछ दे ही नहीं रखा। मैंने क्या दिया है? आयोडीन और ब्रोमीन, दो सॉल्यूशन अलग अलग कंटेनर्स में आयोडाइड और ब्रोमाइड आयन के साथ रखी गई। व्हाट रिएक्शन वुड अकर अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है? तो सबसे पहला ये भी एक गांठ बांध लीजिएगा, बातें नहीं, बातें नहीं भाई, अगले में यही गलती होगी, बातें नहीं। जिन्होंने भी सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया या थर्ड फोर्थ फिफ्थ की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्होंने सेल रिएक्शन से शुरुआत नहीं करी, तो कम से कम 50% क्वेश्चन गलत करने की तैयारी कर लीजिए। सेल रिएक्शन पहले लिखना जिस दिन आ गया इस टॉपिक में, मेरे को टेस्ट में वाकई कहीं और से क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, वरना यही गलती होगी। आप सेल रिएक्शन नहीं लिखते। तो अब आप देखिए, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है बच्चों। किसकी ज्यादा है? ब्रोमीन की। मतलब जिसकी ज्यादा वो क्या बनेगा? कैथोड। उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो ब्रोमीन का तो आप रिडक्शन दिखा के पहले एक साइड हो लो, हो गया रिडक्शन। तो दूसरे का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो दो क्लोराइड, शायद क्लोराइड नहीं आयोडाइड दिया, सॉरी, दो आयोडाइड आपको लेने होंगे और उससे क्या बनाना होगा? आयोडीन। ये रहा मेरा ऑक्सीडेशन। फ्रॉम वैल्यूज गिवन आई हैव डिसाइडेड कौन सा रिडक्शन कौन सा ऑक्सीडेशन एक दूसरे के मुकाबले कंपैरिजन में। और वो कैसे देखने को मिला मुझे? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज से। अब जरा थर्ड क्वेश्चन को करिए, और मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं। करिए थर्ड क्वेश्चन, अब करिए। क्योंकि जहां पर मैंने आप पे डाल दिया डिसाइड करो कैथोड एनोड, उसकी वैल्यू नेगेटिव आना इज एन अलार्म। अब तो प्लस आएगा। अब सोचो सभी लोग जिनको ये नहीं समझ आ रहा था लास्ट क्लास में और आज, सारे पोटेंशियल्स की वैल्यू को हमें रिडक्शन में क्यों कन्वर्ट करने की आग लगी थी? क्यों ना कुछ को ऑक्सीडेशन में रहने दिया, कुछ को रिडक्शन में रहने दिया? मैं यहां क्या करती? सोच के देखो।
एक बार ध्यान दो, अगर मेरे को ब्रोमाइड वाले की वैल्यू बताना, मान्या कितनी दे रखी है? 1.09, और आयोडाइड वाले की 0.54। अब सोचो बच्चों, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है तो तुमने कंपेयर कर लिया। अब तुम्हें पता है अगर इसका ऑक्सीडेशन होता तो वैल्यू क्या होती? अगर इसका ऑक्सीडेशन होता, यहां हो रहा है, मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी एक का मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लाके देती, मैं देती ना रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब अभी तो तुमको ये पता है कि चलो माइनस साइन लगाने का मैं कोई फायदा नहीं, माइनस साइन लगाने का, क्योंकि तुम उल्टे पे चले जाओगे। मैं कहती हूं ये मैं तुमको दे रही थी रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन ये मैं तुमको देती अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अलग ही स्केल, माइनस माइनस कुछ नहीं लगाया मैंने। मैं इन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकती, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, प्रोसेस ही अलग है, प्रोसेस ही अलग होगी। रिडक्शन ऑक्सीडेशन को तुम कैसे कंपेयर कर लोगे? तो इसीलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मजबूरी होगी भाई, दो इलेक्ट्रोड्स को दोनों ही नॉन मेटल है, आप कहोगे दोनों ही रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, भाई आपस में लाए तो क्या होगा? हम कौन सा हाइड्रोजन के मुकाबले पूछ रहे हैं? हाइड्रोजन के मुकाबले तो तुम कह दोगे नॉन मेटल से रिड्यूस होंगे दोनों, लेकिन इन दोनों का सेल बना लिया तो कौन सा रिड्यूस होगा? अब मेरे को एक ही जगह लाना पड़ेगा सबको, कौन सा ज्यादा रिड्यूस होगा, कौन सा कम रिड्यूस होगा। इसीलिए मेरे को वो स्टैंडर्ड कन्वेंशन लाना पड़ा। एनीवेज, अब आप समझ गए होंगे कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है उसे कैथोड बनाइए, जिसकी कम है उसको एनोड बनाइए, ई नॉट सेल निकालिए और आपका वैल्यू सही पॉजिटिव में आएगी। हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ भी देख लो, ऐसी कोई मिस्टेक उसमें हो जाए शायद बढ़िया वाली। तो यहां आपको प्रिडिक्ट करना है क्या इन दोनों के बीच रिएक्शन हो सकता है। तो क्वेश्चन फोर्थ में सबसे पहले मेरे को सेल रिएक्शन लिखना चाहिए एज पर इंस्ट्रक्टेड, क्योंकि वही एक, ये एफ ई पे +3 है कि +2 है, देख के बता दो। +3, और किसके साथ रिएक्शन है? I-। चेक कर लेना भाई, यही है ना लिखा हुआ। हम्म। अब इसका मेरे को क्या करना है, यहाँ पे क्या करूं, Fe+3 का क्या होगा? देखिए आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होता है फेमसली, +2 +3। तो +3 से किस में जाएगा? +2 में। और आयोडाइड तो क्या ही बना रहा है बड़ा, और वो इलेक्ट्रोड्स की जो वैल्यू दे रखी है उसके नीचे दे भी रखा है कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये दिमाग ना भी लगे तो वैल्यू के नीचे देख लो, Fe3+, Fe2+3+ दे रखा होगा, और I2I- और I2 दे रखा होगा। यानी सेल रिएक्शन डिसाइडेड है ये। मेरे को लग तो रहा है अटपटा भाई, मेटल कभी रिड्यूस हो सकता है, पता नहीं, लेट्स सी, अब पता लगेगा। और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। अब कैथोड एनोड मिलके निकाल के दो ई नॉट इसका, पॉजिटिव के नेगेटिव मेरा इंटरेस्ट हुआ है, प्लस माइनस तो कर ही लोग। मतलब मेटल रिड्यूस हो सकता है, लेकिन एक आयनिक फॉर्म से दूसरी आयनिक फॉर्म। मेटल नहीं बना अब तक, डिपॉजिट नहीं हुआ, तो मेटल के एक आयन दूसरे आयन में रिड्यूस हो सकते हैं। तो आंख बंद करके नहीं कह सकती मेटल सारी जिंदगी ऑक्सीडाइज होता है, उसकी एक आयनिक फॉर्म दूसरी आयनिक फॉर्म में रिड्यूस भी हो सकती है। अब आप ई नॉट सेल निकाल लेंगे और बता देंगे जी ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं। अगर पॉजिटिव आ गया तो हो सकता है, नेगेटिव आ गया तो नहीं हो सकता। किसी का नेगेटिव आ रहा हो तो मैं वेट कर रही हूँ, हम शायद गलत हो, चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट बताना बच्चों। तुमसे भी पूछ रही हूँ यार, बस एक दिन बहुत होता है क्लास के माहौल और मेरी मेरी पढ़ाने की जो तरीका है उसको एनालाइज करने के लिए। अब तो तुम्हारा एनालिसिस शुरू शुरू करो, 8 का थर्ड दो मेरे को। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पूछी है ना, कॉपर। इसके इसके बीच में कॉपर कब से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनने लग गया? अच्छा, कैथोड। सानवी देना इसका आंसर, 8 का थर्ड पार्ट, जसकरण 8 का थर्ड पार्ट दो। टीपीपी है ना तुम लोगों के पास? 8 का थर्ड पार्ट दो। कैथोड कौन सी इन दोनों में से, वो तो पता ही है, बिल्कुल सही दे रहे हो।
कॉपर। तो अब हम समझ गए कि किस, ये क्वेश्चन जो है ना 3 पार्ट्स का, ये बोर्ड का आया हुआ है एक जमाने में, मतलब नहीं आते इतने इजी, बट आया हुआ है तो आपको दिखा रही हूँ। तो ये 3-4 क्वेश्चन से आपको अभी शुरुआत की कुछ चीजें आई होप क्लियर हुई। अब हम आ जाते हैं और एप्लीकेशंस पर। एक एप्लीकेशन तो मैंने कर ली टू फाइंड आउट फिजिबिलिटी। दूसरी, ये नोट्स बनने चाहिए बच्चों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इसमें मत सोचना ये तो मेरे को आ ही जाएगा, ये बनने चाहिए। फर्स्ट यूज तो मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन टू फाइंड फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल। सेकंड आपके पास है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड लगाना। इस बार भी ये आया है जेई मेंस में, हमें लगता है इजी है शायद नहीं देंगे, इस बार भी जेई में आया है, ये ट्रेंड लगा दो, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेस पावरफुल, कौन सा मोर पावरफुल। फर्स्ट लाइन नोट करिए, उसके बाद मैं आपको करा रही हूं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन कहती है इसमें जितना ज्यादा पोटेंशियल की वैल्यू, अब तो पोटेंशियल कौन सा है मुझे पता लग गया, रिडक्शन ही है। जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ही जल्दी वो खुद क्या होगा बच्चों, रिड्यूस। जो खुद रिड्यूस होता है सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, तो वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको डायरेक्ट लिखना हो डायरेक्ट लिखिए, वाया दिस लिखना हो वाया लिखिए जी। जो खुद को रिड्यूस करता है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चेरी और प्रेशा मुझे बताना, जो एनसीईआरटी में लिस्ट दी हुई है पूरी सीरीज, उसमें फ्लोरीन से लिथियम तक चलो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है कि घट रही है? एनसीईआरटी है ना तुम लोगों के पास, तो मैं एनसीईआरटी के ऑर्डर में ही चल रही हूं। जब तुम यहां से यहां आ रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। और यहां पर मैंने क्या कहा, बड़ी वैल्यू अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, छोटी वैल्यू पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या होगा, पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऊपर क्या होंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग। जब मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ सेट कर दिया तो रिड्यूसिंग एजेंट की बोलो मत, खुद करो। मैं दो अलग चीजें बोलूंगी तो आप कंफ्यूज होंगे, पहले इसे समझिए, इसका उल्टा तो हम लगा ही लेंगे। फिर से सुनिए जिनको नहीं आया, कि ऊपर आपके पास एनसीईआरटी के टेबल में फ्लोराइड सबसे ऊपर है और सबसे नीचे लिथियम है। इसकी वैल्यू हाईएस्ट पॉजिटिव है शायद, और इसकी हाईएस्ट नेगेटिव है। ये वैल्यू सबसे हाई रिडक्शन पोटेंशियल की, जो खुद सबसे जल्दी रिड्यूस होगा, जो सबसे जल्दी खुद रिड्यूस होने के चक्कर में सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। दैट इज व्हाई फ्लोराइड इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट आई हैव। और जैसे जैसे फ्लोरीन, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती जाती है। अप्लाई रिवर्स फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन किसी एक को आपको ऐसे लाना पड़ेगा, उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट उसका रिवर्स करना पड़ेगा। ये उन क्वेश्चंस में से हैं जो लड्डू क्वेश्चंस होते हैं, और उस वक्त आउट ऑफ एंजाइटी आप लोग गलत करते हैं, क्योंकि एंजाइटी में आप इतने टेंशन प्रेशर में होते हैं कि ये सोचा नहीं जा पाता कूल और काम रह के। और उसी बात का फायदा एग्जामिनर उठाते हैं कि बच्चों के बस का नहीं है उस 3 घंटे में इतना कूल रह पाना कि इतनी बेसिक चीज को निकाल पाए। और कोई बड़ा हाथ करो यार, मेरे को उन्हीं लोगों के लिए लेना है। बाकी लोग पहले 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में सारे करो सब्जेक्टिव, मैं इन लोगों के लिए वो पार्ट दोबारा ले रही हूँ। लो भाई, रिड्यूसिंग पावर अरेंज करनी है। मैंने मेटल के नाम की टेंशन हटा दी तुम्हारे लिए, पोटेशियम है कि क्या है मुझे ये नहीं पता लग रहा, आपस में करने को मैंने कहा है, तो बातें करने को तो नहीं कहा, अपने आप करो यार। और जिसको इस क्वेश्चन में इशू है वो यहां रहो, दैट्स इट। सो अब आप एक चीज सोचो, मैंने इसमें आपको 4 तरह की वैल्यूज दी, ठीक है। और आपको क्या चीज पहले से पता है अक्षित, क्या बता के आई हूं मैं,
मैं आपको एक बात बता के आई हूं, हाई वैल्यू ई नॉट की, कौन से वाले ई नॉट की, रिडक्शन पोटेंशियल की, मतलब उसका सेल्फ रिडक्शन सबसे ज्यादा, वो सबसे पहले रिड्यूस होगा बाकियों के मुकाबले। जिसका सेल्फ रिडक्शन होगा वो सबसे पावरफुल। दूसरे का क्या करेगा सेल्फ रिडक्शन वाला? ऑक्सीडेशन। वो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मेरे से इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? रिड्यूसिंग एजेंट, शायद रिड्यूसिंग पावर। तो अब सुनो कैसे करोगे। मान लो तुम्हारे, अभी तुम मेरे तरीके से नहीं, तुम तो शुरू से करना चाहोगे, मेरे को तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बात ही नहीं करनी, आपने क्यों कर ली, मेरे को तो रिड्यूसिंग पावर की बात करनी है। ठीक है, तो अब ये सोचिए, जितनी लो ई नॉट की वैल्यू, उतना ही वो खुद को रिड्यूस नहीं करेगा। जब वो खुद को रिड्यूस नहीं करेगा तो खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। सेल्फ ऑक्सीडाइज जो सबसे जल्दी करेगा वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो आप ये पैटर्न पकड़ो, और ये नहीं भी पकड़ो, ये पकड़ोगे तो पता चली जाएगा तुम तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे पहुंच गए, तो दूसरी लाइन ये लिख लो। अब मेरे को बताओ सबसे कम पोटेंशियल किसका है विदित? पोटेशियम का। सबसे कम पोटेशियम का है शायद, तो वो ही सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अक्षित क्लियर? हालांकि तुम बीच में कहीं और डाइवर्टेड थे, क्यों थे? जब मैं तुम 3 बच्चों के लिए करा रही थी तो नहीं देख रहे थे, फिर मैंने भी सोचा चलो वहां भी वही समझ रहे होगे तो इट्स ओके, जहां से जैसे बेटर समझ आ जाए। तो बालक एक क्लास छोड़िए, रिकॉर्डेड लेक्चर शायद देख के नहीं आए हो। कौन सी? कौन सा पहला लेक्चर था? अब गर्वित हंस रहा है, सोचो गर्वित ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। देखो तुम तो समझ रहे हो ये क्या बोल रहा है। देखो ऐसे में मेरे को डायलॉग नहीं सूझ रहा, क्या क्या डायलॉग मारूं इस पे। पहले वाली लगाई थी, कौन सी पे? तुम्हें देखो, तुम छुट्टी पे थे, हम नहीं। इस चैप्टर की पिछली क्लास तुमने मिस की है ना, तुमने तो बहुत सारी करी है। मैं कह रही हूँ इससे पिछली क्लास मिस करी है, तो शायद इसका भी दिक्कत हो सकती है, तुम्हें कंटिन्यूएशन में समझ नहीं आ रहा, राइट? बट एनीवेज, रुक जाना, एंड में मेरे से समझ लेना। ये और कोई जिसको नहीं क्लियर हुआ हो? जी, छोड़ दो, जहां थे छोड़ दो, दिख रहा है बहुत इजी है, कर लोगे। मैं ही दे दूंगी क्लास में टाइम। इधर आ जाओ। टू प्रिडिक्ट इफ मेटल विल रिएक्ट विद एसिड और नॉट, ये क्लास 10th और 9th से रटाया जा रहा है कि एक्टिव मेटल्स वो हैं जो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, नोबल मेटल्स वो हैं जो एसिड में से एच को डिस्प्लेस करके खुद जगह नहीं बना पाएंगे। और नोबल मेटल्स की लिस्ट में आपको कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम बता भी देते हैं। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा गलती होने के फिर चांस हो जाते हैं, क्योंकि हम इस एरिया को बहुत लाइट ले लेते हैं। ये जो क्लास 11 12th के बाद या 10th के बाद कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जिसको आप अक्सर सुनते होगे, इस वाले भर्ती के पेपर लीक हो गए। ये जो भर्तियों वाले पेपर होते हैं ना, भर्ती किसकी होती है? क्लास 4 क्लास 3 एम्प्लॉयज की गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी होती है, मतलब वो भर्ती वर्ड से और क्लास 3 क्लास 4 से छोटा मत सोचना, बहुत तनख्वाह होती है। तो क्लास 3 क्लास 4 की जो भर्तियों वाले पेपर होते हैं रेलवेज में, या कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में, इरिगेशन में, इन सब में जो क्लास 4 के एग्जाम्स होते हैं, क्लास 3 के एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी यहां से क्वेश्चन आता है कौन सा मेटल एसिड से एच को डिस्प्लेस कर देगा। तो उन भर्तियों लायक तो रहो तुम, चलो सुनो। ठीक है, सो अब आप समझिए जो मेटल, अब मेटल का डिस्प्लेस करने का मतलब क्या? नवनीत अभी इधर ही छोड़ दो, नवनीत छोड़ दो, छोड़ दो, ये कर रहे हैं, इधर ही मौका देंगे तुमको पूछने का। अब आपको ये पता है, क्वेश्चन आपके पास अगर मैं 12th क्लास के लेवल का पूछूं तो क्वेश्चन ये आता है, गिव रीजन कॉपर HCl के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करता। नो रिएक्शन का तरीका ये होता है दिखाने का, एरो और उसके ऊपर क्रॉस। तो आप कहोगे क्योंकि ये नोबल मेटल। अगला कहेगा घर बैठ, तू भर्ती लायक भी नहीं है। ये मेरे को 8th 9th क्लास का जवाब नहीं चाहिए कि कॉपर HCl से क्यों रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो स्टेबल है, क्योंकि वो इनर्ट है, क्योंकि वो नोबल मेटल है। बकवास कल ये करके मत आ जाना।
अगर बोर्ड में आए ये करके मत आ जाना, अगले सही क्वेश्चन में भी अगला खुंदस निकाल सकता है तुमसे। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें इतना ध्यान होना चाहिए, 4 या 5 ही मेटल हैं जो पॉजिटिव में है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वगैरह वगैरह जो नोबल वाले हैं, बाकी सारों के आगे तो नेगेटिव है, आपको दिखा दी मैंने, यही अंडरस्टैंडिंग इस सीरीज की चाहिए। तो कॉपर का आपको पता है पॉजिटिव में, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन एसिड में से किसको डिस्प्लेस करना है? हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को। तो सबसे पहले तो मेरे को यहां सेल रिएक्शन सोचना पड़ेगा, बिना सेल रिएक्शन सोचे तुम नहीं कर सकते। तो अगर कॉपर HCl से रिएक्ट करता, अवल तो नहीं करता, मुझे वही तो बताना है क्यों नहीं करता। अगर ये कर सकता तो ये तो एक तो CuCl2 बनाता और H2 बनाता। तो H+ का क्या होता? रिडक्शन। कॉपर का क्या होता? ऑक्सीडेशन। सबसे पहली चीज हर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आप मेरे को डाउट दोगे, मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगी, इसका सेल रिएक्शन दिखा भाई, फिर बात करती हूँ। तो सेल रिएक्शन बनाते ही आपको पता चल गया कि इसमें कॉपर की वैल्यू आप जानते हो पॉजिटिव होगी, हाइड्रोजन की आपको याद करा रखी है 0 होगी। किसकी ज्यादा है? कॉपर की। उसका क्या होना चाहिए था? और मैं क्या कराने की कोशिश में हूं? पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक आपके जवाब में ये सेल रिएक्शन और ये डिटेल नहीं होगा कि कॉपर की वैल्यू बीइंग पॉजिटिव, इट विल टेंड टू रिड्यूस इटसेल्फ, और एसिड में से डिस्प्लेस करने के लिए किसी मेटल को ऑक्सीडाइज होना पड़ता है, एज शोन अबाउ, जो मैंने दिखाया। दैट्स व्हाई कॉपर इज नॉट डिस्प्लेसिंग एनी प्रोटॉन फ्रॉम एनी एसिड। तो ये तो फिर भी चलो इतना बताएं हम लोग, आप लोग इतने हैं अब मेहनती, या इतना रिटेन करते हैं, दिमाग है कि ये आपसे गलत नहीं होगा, कर लोगे आप, नोट्स भी बना लिए। सेम गोज फॉर जिंक। जिंक क्यों रिएक्ट कर लेता है, वहां आप बता पाओगे, क्योंकि जिंक की खुद की वैल्यू किस में है? नेगेटिव में। तो वो तो आप दिखा दोगे जी, और कोई और एक कदम बढ़ के करे तो इसका E0 दिखा देगा, नेगेटिव आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी पॉसिबिलिटी, फिजिबिलिटी तुमसे पूछी जाए, और अगर तुमने E0 सेल के थ्रू दे दी, यू आर यूटिलाइजिंग दिस चैप्टर। सेम गोज, मैं जिंक क्यों रिएक्ट कर जाता है, इसके ऊपर क्रॉस नहीं लगाया। मैं इतना मानती हूं कि जो घर जाके नोट्स को देखता है वो आगे इसको पूरा खुद करे, रिटेंशन उसी से होगी। लेकिन यहां पर पूछा गया कॉम्पिटिटिव पार्ट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चन, कॉपर नाइट्रिक एसिड में क्या कर रहा है, क्यों रिएक्ट कर रहा है, अगर तुम्हारी वो सारी बात ठीक थी। एनीवन, एनी लूपहोल, कुछ देख पाए, सब सामने है। कॉपर अगर H डिस्प्लेस नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू योर फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू द थिंग वी जस्ट डिस्कस्ड, यस ना, और कुछ? ये ठीक कह रही हो तुम, एक सेकंड पारस, कह गलत नहीं रही, मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रास्ते से चाहिए, ये वही वाला आंसर है जो मैंने कहा था नहीं चाहिए मेरे को, कि कॉपर बहुत इनर्ट है, एसिड बहुत स्ट्रांग होगा। ये अंधेरे के तीर तो उल्टा इंप्रेशन खराब करेंगे, कॉपी में अगर लिख भी आए तो सामने वाला कहेगा इतना उल्लू तो मैं भी नहीं हूं ना। ऑफ कोर्स अगर नाइट्रिक एसिड से कॉपर रिएक्ट कर रहा है तो इट्स अ वेरी स्ट्रांग एसिड, बट दिस इज नॉट नाउ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। यस, कुछ कह रहे थे, सॉरी फिर से बोलो। प्रोटॉन रिलीज ही नहीं हो रहा। और कुछ? और कुछ नहीं, सब दे, तुम निकाल के कर लो, मैंने सब दे रखा है। मुझे ये बताओ, एग्रीड, तुम कहते हो इसका E0 सेल पॉजिटिव होगा, मैं अगर ये ना ही देती तो? ये तो मैंने दे दिया क्योंकि मेरे को तो सोल्यूशन देना पड़ेगा। हाँ भाई, कॉपर कहाँ H को डिस्प्लेस कर रहा है इसमें, चेक तो करो। कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो H डिस्प्लेस करके नहीं कर रहा, H ऑक्सीडाइज हो रहा है, चेक। H रिड्यूस हो रहा है, चेक। वो तो स्पेक्टेटर आयन है। तो आप सवाल समझो क्या है, कॉपर, और अब आपके पास ऑप्शन होंगे 4-5। कॉपर HCl से क्यों रिएक्ट नहीं करता? क्योंकि बता दिया जी ऊपर, वो प्रोटॉन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता HCl में से, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। फिर कॉपर नाइट्रिक एसिड से कैसे रिएक्ट करता है? कॉपर नाइट्रिक एसिड से NO3 से रिएक्ट कर रहा है, उसके H+ को नहीं डिस्प्लेस कर पाया। कॉपर किसी एसिड के H+ को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन इस एसिड में जो सानवी तुमने बोला,
इस एसिड में व्हाई दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी तो सोचना पड़ेगा अब मेरे को। 12th क्लास में हर बार हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड, वेयरएज HCl इज नॉट अ ऑक्सीडाइजिंग एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में NO3 नाम की एक चीज मौजूद है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कुछ लोग मेरी मदद कर सके, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? लास्ट ईयर बैलेंसिंग में कराई है मैंने इक्वेशन आपको, +4। बजाय H के डिस्प्लेस होने के कॉपर ने किसको पकड़ लिया इस बार? नाइट्रोजन को, और पता चला नाइट्रेट का रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है, तो होगा ना वो रिड्यूस, कॉपर को ऑक्सीडाइज होना पड़ गया। तो कॉपर की कोई भी आर्टिकल, कोई भी यूटेंसिल, कोई भी ऐसी चीज जो हम कॉपर का रख लेते हैं बना के, उसको नाइट्रिक एसिड से दूर रखना पड़ता है, खत्म हो जाएगा कॉपर, राइट। सो यहां कॉपर नाइट्रिक एसिड से H को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो मैं अभी भी अपनी स्टेटमेंट पे रहूंगी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस H फ्रॉम एनी एसिड बट इट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से है आपके जेई नीट के लिए, स्कूल के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बोर्ड्स के लिए, बट ये वो क्वेश्चन है जो भर्तियों में भी आता है, मैंने आपको बताया, लेकिन उसकी वजह उनको नहीं पता होती। क्योंकि ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि एक बार काफी साल पहले मेरे ड्राइवर ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसको पूछा कि तू कर क्यों रहा है, मतलब व्हाई यू आर आस्किंग मी, तो उसने कहा कि रेलवे वालों में 10वीं पास लोगों की भर्तियां निकली, उसका सवाल है। देन आई रियलाइज कि वो भी रट रहे हैं इस बात को, क्योंकि कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर जाता है, उनको तो सिर्फ ये लर्न करना था, क्यों वो नहीं समझ सकते, क्यों आप समझ सकते हैं। ठीक है, करो इसको नोट, और प्रॉपरली अपनी लैंग्वेज में इसका वाय लिखो। आज लिख लिया याद रहेगा, फिर 4 महीने बाद भूल जाओगे, लिखिए। ये पीछे प्रेशा तक पहुंचा देना, लिखो, फिर मैं आगे चलूं बच्चों, क्विक। Why नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टिंग विद कॉपर, जबकि कॉपर एक नोबल मेटल था और हाइड्रोजन उसको डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए था, तो उसने हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया ही नहीं है यहां पर। ठीक है, क्लियर हो रहा है विदित? क्लियर, लिख पाए इस बात को अपनी भाषा में? 2 लाइनें हैं इसमें। नो, इफ दिस इज द आंसर तो मैंने 15 मिनट ना लगाए होते, मैं वैसे ही रटा देती, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। जब कोई चैप्टर ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे है तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ना, कॉपर आप कहते हो किसी एसिड के प्रोटॉन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। फिर यहां क्या हुआ? यहां उसने H+ को रिड्यूस नहीं किया, उसने देखा नाइट्रेट उसको रिड्यूस किया है। H+ तो यहां पर भी H+ था और वाटर में भी H+ है, स्पेक्टेटर आयन है, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। कॉपर नाइट्रिक एसिड के H से नहीं, नाइट्रिक एसिड के NO3 से रिएक्ट किया है, ये होना चाहिए इसका आंसर। ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ये वो भर्तियों वाला ही है बस, ये 12th बोर्ड का नहीं आंसर, सॉरी जेई नीट का नहीं आंसर, 12th बोर्ड में तो पूछेंगे भी नहीं। क्लियर सबको? तो ये जब तक आपने, जितना ये सुन के लगता है कैजुअल सा है, ये उतना आसान है नहीं बच्चों, काफी डिफिकल्ट चीज है जो रिटेन नहीं हो पाती, भूल जाते हैं, जैसे अगला चैप्टर रहेगा भूल जाएंगे। सो थोड़ा लिख लेंगे 2 लाइनें तो आपको याद रहेगा। चलिए, इसके बाद ये टोटली जेई नीट के लिए ही है। ज्योति मैम, एक बार पता कर लो आज का सब्जेक्टिव टेस्ट, और मुझे दिखा दो एक कॉपी, ममता मैम ने जो बना रखा होगा या वैशाली मैम जिसने भी। जी, ये एक और एप्लीकेशन जो बहुत अच्छी, बहुत ही डिफरेंट है, जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और हर बार जब इनऑर्गेनिक में ये टॉपिक पीरियोडिसिटी में या अभी आगे आने वाले पी ब्लॉक वगैरह में आता है, तो हम उसका थियोरेटिकल रीजन ढूंढने के चक्कर में रहते हैं।
और हैं भी, फिर उसमें एक्सेप्शन बहुत हैं। फिर हम गाली देनी शुरू कर देते हैं कि ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी में फिर कोई एक्सेप्शन आ गया। क्यों एक्सेप्शन को हम गाली देते हैं? क्योंकि हम उसके लॉजिक में जाना पसंद नहीं करते। अगर लॉजिक में जाएं तो कुछ चीजों का तो एक्सप्लेनेशन है। तो ये वही सेक्शन है जो आप बिना क्रैम किए या एटलीस्ट एक डेटा को सपोर्ट करता है, वो एक डेटा उसको सपोर्ट करता है। तो इट्स नाउ एवरीवन लिखना छोड़ दो, पहले इधर आ जाओ, समझ लो, फिर लिख लेना। तब तक मैं देख लूंगी क्या रह गया है आज का टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप देखिए मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी। अब मैं कोई भी मेटल ऑक्साइड लिख देती हूँ, Na2O। एक और मेटल ऑक्साइड मुझे दिखता है MgO, Al2O3 एंड सो ऑन। कोई भी मेटल ऑक्साइड की लिस्ट में लाके दे दूं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, जो मेरे को नजर आते हैं वो सब मैंने दे दी आपको। इनमें से कौन सा थर्मली ज्यादा स्टेबल? थर्मल स्टेबल का मतलब होता है बच्चों हीट को विदस्टैंड कर पाना। हीट को तब विदस्टैंड कर पाती है कोई चीज, तब स्टेबल होती है जब उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो। तो अगर दो चीजों के बीच बॉन्ड स्ट्रांग है तो आप कहोगे वो थर्मली स्टेबल है। अब जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ते तो हम कहते हैं ये रहा फैक्ट, याद करो, ये एक एक्सेप्शन है, इसमें इसमें बिहेवियर ये गड़बड़ कर दिया, इसका रीजन ये होगा। आप बॉन्ड स्ट्रांग के 70 रीजन लाते हो। अच्छा, साइज कंपैटिबल था इसीलिए स्ट्रांग था, भाई एक बड़ा एक छोटा था तो इसीलिए वीक था। यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर कम था, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा था इसलिए स्ट्रांग था। आप उस वक्त लॉजिक्स ढूंढते हो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर कि भाई ये है, अब बताओ ये दोनों में ऐसा क्यों है, तो हम उसका एक्सप्लेनेशन खोजते हैं। लेकिन ये पहली बार पता कैसे चला होगा कौन सा मेटल ऑक्साइड ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा स्टेबल है? इस डेटा से। और वो डेटा क्या है? मान के चलिए जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, एक ही बात है, रिवर्स है दोनों। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब उस मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के पूरा ऑक्साइड बना के बैठा है। अब तुम इनऑर्गेनिक में तुक्के मार मार के रीजन ढूंढते रहो। यहाँ जी दोनों का साइज सेम था इसलिए थर्मली स्टेबल है, यहाँ आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा था इसलिए थर्मली स्टेबल है, यहाँ लेटिस बड़ा स्ट्रांग था इसलिए थर्मली स्टेबल है। ठीक है, वो भी मेरा काम है। लेकिन ये पता कहां से चलता होगा? ये चैप्टर इतने डेटा दे रहा है जो पिछले साल से आप फैक्ट्स के नाम पे पढ़ते जा रहे हो, उन सब का डेटा यहां से है। तो ई नॉट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका उस मेटल का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा। दिख रहा है सबको? मैंने रिडक्शन पोटेंशियल कम या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा, वो ऑक्सीडाइज ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, उसका ऑक्साइड हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। अब उसके बाद तो यानी कि जिस जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसमें ये काम करने की टेंडेंसी ज्यादा है। जब उसमें ये काम करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखे हुए, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखे हुए तो उसका ऑक्साइड हमेशा ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब कभी भी ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आए, पीरियोडिसिटी का जब हम करेंगे यहाँ पे रिवीजन आएगा, और आपको मैंने 11th में कराया ही नहीं ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी का झंझट ही नहीं रखा कि मैं क्यों रटवाऊं। सिर्फ इतना पता के भेज दिया 10th 11th में कि मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं, और एक दो तीन न्यूट्रल एसिड्स भी, न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी हैं, बस एम्फोटेरिक भी हैं। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी हमने गायब करी, मैंने तो गायब करी, बाकी बुक्स में चाहे होगी। इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीके जायसवाल मैंने सख्त मानना की थी 11th में, क्योंकि आप आ जाते हैं मेरे पास ये लेके 11th में सेकंड चैप्टर जब मैं आपको कराती हूँ, यू कैन नॉट टेक दिस डिटेल। तो ऐसा नहीं होता कि हम कराना नहीं चाहते, हमें आता नहीं है, हम बचते हैं, हम राइट टाइम ढूंढते हैं। तो ये आप देखिए आपके पास मैंने वैल्यूज दे दी, बताना मेरे को किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। नोट करे बिना पहले यहां पर जो लिखा है उसे इत्मीनान से पढ़ के सेट करके मुझे बताइए कौन सा ऑक्साइड इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी हैं। मैंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दी, सोडियम, क्योंकि उसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की सबसे कम, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की क्या हो जाएगी?
मेरे को नहीं परवाह मेरा रफ वर्क कैसा हो, मैं कितना छोटे छोटे स्टेप्स में करती हूँ, मेरे को एक ही बात की परवाह है, मेरा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं तो कभी भी मेरे पास क्वेश्चन आता है मैं ऐसे ही करती हूँ, अच्छा इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी, मुझे समय मिल जाता है बात को फिक्स करने का, तड़ाक से आंसर नहीं देना चाहिए। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जल्दी ऑक्सीडाइज नाम में ही है, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा मतलब उसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल इज दिस, लीस्ट स्टेबल। और अगर ये 11 में पूछती सिल्वर बहुत बड़ा है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बहुत नीचे आता है, सोडियम छोटा है, ये हमारे जबरदस्ती के लाए हुए एक्सप्लेनेशन है कि उस वक्त आपको एक रीजन मिल जाए, या आपके जबरदस्ती के लाए एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली इट इज डिक्टेटेड बाय ई नॉट डेटा। ई नॉट डेटा ने ये डिक्टेट किया है कि क्या है, और लॉजिकल रीजन के साथ। क्लियर है सबको? इसे नोट करो, फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को। ऐसा पार्ट है कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसे स्टार्ट नहीं करना चाह रही, क्योंकि इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं, फर्स्ट पार्ट विल बी ओवर इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो इतना लंबा चौड़ा आपको टेबल दे दिया, निकलता कैसे है ये +1 में नहीं बताया जाता। ये वैल्यूज निकाली कैसे जाती होंगी, पहली बार किसी ने कैसे निकाली होगी, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, इसको ड्रॉ मत करना अभी, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में एज इट इज मिल जाएगा। तो हमें उसके लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूज करना पड़ता है, जो आपको अब तक याद भी हो गया, हमने हाइड्रोजन रेफरेंस चूज की है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। ये या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड करनी है, जेई नीट में 2-3 और हैं बहुत छोटी छोटी। तो अभी मेरे को देखना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको देखिए कैसी। अभी तक मैंने आपको प्लैटिनम सरफेस के ऊपर गैस कुछ नहीं बताया, तो मेरे लिए ये भी चांस है। मैंने यहां पर किस चीज की सोल्यूशन रखी है बच्चों, एक एसिड की, H+ आयन। H+ आयन मतलब चाहे मैं HCl ले लूं, चाहे मैं H2SO4 ले लूं, जो भी मेरे को इजीली अवेलेबल है मैंने वो ले लिया, एनी एसिड। तो क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोड में क्या होता है, आयन अपने ही एटम्स के साथ कांटेक्ट में डालने होते हैं। तो यहां मैंने 1 मोलर एसिड की सॉल्यूशन ली जिसके अंदर H+ आयन बहुत सारे हैं, और उसके बाद क्या किया देखिए, ये प्लेटिनम वायर, और इसके साथ एक प्लेटिनम का सरफेस लगा के इसको डिप कर दिया इस एसिड की सॉल्यूशन के अंदर। और यहां से फिर हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन करना है 1 atm, और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर भी क्या है 25 डिग्री। यहां से हाइड्रोजन गैस बबल करी इसके अंदर, और ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स पहुंचे यहां पे। ये वो इंटरफेस है जहां पर इस प्लेटिनम के लैटिस में, क्रिस्टल में बहुत छोटे छोटे वॉइड्स या होल्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर भी भर जाती है और जरूरत पड़ने पर निकलती रहती है। तो H2 गैस के ये ब्लू बबल्स आर इन कांटेक्ट विद H+, जैसे कि लास्ट क्लासेस में आपने देखा मेटल आयन इज इन कांटेक्ट विद मेटल। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप देख रहे हैं यहां पर, ये क्या लगा हुआ है आशीष, ये कौन सा साइन है? हाँ, तुम ही हो ना आशीष? हाँ, काफी देर से लगे हुए थे, क्या कर रहे थे? क्या बोलूं अब मैं इस पे, यही उस दिन, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू। ये पढ़ाई यहाँ भी चल रही है बालक, ये कौन सा साइन लगा हुआ है इसके ऊपर? मैंने रोका है अपने आप को कुछ बोलने से, ठीक है। हाँ जी, यहाँ क्या साइन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव किस पे होता है साइन, कैथोड पे कि एनोड पे? पॉजिटिव किस पे होता है बालको? अब यही रहना है, राइट। पिछली क्लास से चल रहा है रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, और कैथोड पे रिवर्स साइन चलता है, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। तो लास्ट क्लास का मैं दोबारा नहीं लाना चाह रही यहाँ पे, इस पे मैंने पॉजिटिव साइन रखा है। मतलब ये क्या है, क्यों रखा है? क्योंकि सारे रिडक्शन पोटेंशियली चल रहे थे ना, तो इसको मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल लिस्ट में ही फंसाना है कहीं पर। तो अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन होता, सॉरी, मुझे H2 बनाना है तो यहां पर 2 और यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, यानी इस जगह पे होने वाला रिएक्शन इज दिस। H2 गैस रिलीज हो रही है, इसके अंदर प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं? एक्सटर्नल सर्किट, यानी ये उस
सेल का, जो सेल आपको लास्ट क्लास में कराया था, ये उसका क्या बन रहा है? कैथोड। ये उसका कैथोड बन रहा है। तो अब इस तरह की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाई गई, उसके पोटेंशियल को 0.0 वोल्ट मान लिया गया, सेट कर दिया कि इसका पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है। तो क्या फायदा हुआ उसका, ये देखिए। अब ये एक सेल का कैथोड बन गया। चेक एवरीवन, सेम इलेक्ट्रोड को लाके यहां रख दिया, कोई नोट करने का प्रेशर मत लेना, सिर्फ समझो। और सामने किसका रख दिया? एक ऐसा मेटल जिसका पोटेंशियल मेरे को निकालना है, क्योंकि मेरा टॉपिक चल रहा है निकालते कैसे होंगे पोटेंशियल। तो एक सेल बनाया, आप यहाँ पे जिंक, मैग्नीशियम, बोर्ड के क्वेश्चन में अक्सर मैग्नीशियम पूछा जाता है, हम जिंक पढ़ा रहे हैं। कॉपर, जिंक, निकल, आयरन, जो मर्जी इलेक्ट्रोड इसके सामने रखो। इधर फिक्स क्या रख दी आपने, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है मेरे को इसका। और फिर लगाया आपने वोल्ट मीटर। भाई वोल्ट मीटर की निडल इस साइड का क्या मतलब है? करंट की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? तब मेरे को पता चला जिंक इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है। सपोज मैंने यहां पे कॉपर ले लिया होता, क्यों चेरी, अगर मैंने यहां कॉपर ले लिया होता, निडल सेम डायरेक्शन में होती, क्योंकि अब आपको पता है, वैल्यू देखोगे टेबल से, कॉपर की वैल्यू तो पॉजिटिव में है मैम। जब कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव में, अगर मैंने कॉपर लिया होता, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव में होने का क्या मतलब है? 0 से बड़ी है वो पॉजिटिव में, तो इसका होता रिडक्शन, ये होता कैथोड। और उस वक्त निडल की डायरेक्शन गई उल्टी। 4 सेल 4 ऑप्शन में मिलेंगे, पहचानना पड़ेगा किसमें कौन कौन सी कैथोड है। कन्वेंशन तोड़ के, कन्वेंशन तोड़ने में मेरे को क्या करना है? मेरे को सिर्फ यही साइन तो करना है कि इनमें से कौन सा सेल सही है, इसमें से कौन सा गलत है। हो सकता है डायरेक्शन गलत बना रखी है वैल्यू के हिसाब से। एनीवेज, आपने यहां लगाया जिंक और यहां लगाया हाइड्रोजन। वोल्ट मीटर से रीडिंग पढ़ लोगे? मैंने पढ़ ली वोल्ट मीटर से रीडिंग। ई नॉट सेल इज गिवन टू मी सपोज 2.12 पॉजिटिव में। क्या होता है ई नॉट सेल? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब आपको जैसे ही वोल्ट मीटर की निडल मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा हाइड्रोजन क्या है। इस केस में हाइड्रोजन क्या है बच्चों? कैथोड। इस केस में हाइड्रोजन कैथोड है, उसकी वैल्यू क्या पुट करोगे? इसकी वैल्यू ऑलरेडी है, एनोड का ई नॉट आ जाएगा, ये माइनस इधर ले आऊं। दिस इज हाउ टेबल इज बीइंग मेड। सारी इलेक्ट्रोड्स को हाइड्रोजन के सामने रखा, जो वोल्ट मीटर में वैल्यू आई वही पोटेंशियल मान लिया, क्योंकि सामने वाले की तो 0 है। और साइन आपको समझ में आ गया कैसे। यानी यहां पर भी वही लॉजिक लगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कहीं हाइड्रोजन वाली ये होगी, कहीं हाइड्रोजन वाली ये होगी, उसकी जगह 0 पुट करिए, नेगेटिव साइन को रिस्पेक्ट करिए, वो आपकी ई नॉट वैल्यू होगी। राइट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब आप टेस्ट कर सकते हो।